नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। हम लोग बेसिकली बातचीत करेंगे डेमोग्राफी के बारे में और पॉपुलेशन स्टडी के बारे में। ठीक है, ये आज के हमारे टॉपिक्स होंगे। बेसिक हम लोग बातचीत करेंगे इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। क्या होता है ये, क्यों उसको पढ़ना ज़रूरी है, क्या इसके इम्प्लिकेशंस हैं, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है और अन्य तरीके की और चीज़ें। इसको हिंदी में जनसांख्यिकी या जननांकिकी इस तरीके से कहा जाता है। तो यहाँ पर चैप्टर में अब अर्बनाइजेशन लिखा हुआ है। अर्बनाइजेशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पॉपुलेशन की हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पे सीधे सीधे। तो बात कहाँ से शुरू होती है इसमें? हम्म तो बात यहाँ से शुरू होती है कि ऑथर यहाँ पर एक जगह पर जाते हैं, एक जगह जहाँ पे सीलिया नाम की एक औरत रहती है। ये बेसिकली बातचीत कर रहे हैं मैक्सिको की। तो ऑथर जाते हैं वहाँ पर। सीलिया नाम की एक औरत रहती है जिसकी उम्र 30 साल है और वो आसानी से देख पा रहे हैं कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, यानी कि गर्भवती है वो। ठीक है, तो वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है और ये उसका 13वां बच्चा है। 13वां बच्चा, जो उसका सबसे बड़ा बेटा है इनमें, मतलब जो 12वां, जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 14 साल का है। 14 ईयर्स उसकी एज है। तो ये सब ऑथर देख रहे हैं कि उनके घर में खाने के लिए नहीं है, वो बहुत ही बेकार स्थिति में रह रहे हैं, घर ठीक नहीं है उनका, घर में रहने तक की जगह नहीं है और भी अन्य तरीके की चीज़ें। लेकिन उसके बाद वो ये देखते हैं कि हाँ, जो गर्भवती महिला है वो अपने बच्चे के होने पर खुश है ज़्यादा। यहाँ पर बेकार वहाँ पर हाउसिंग है, पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और भी अन्य तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन महिला को वो देख रहे हैं, सीलिया नाम की महिला है, वो देख रहे हैं और वो पा रहे हैं कि वो बहुत खुश है, संतुष्ट है यहाँ पर। और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। और यहीं से अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने सब्जेक्ट आ जाता है डेमोग्राफी का, पॉपुलेशन स्टडी का। ये दो अलग अलग टर्म हैं, अभी हम इनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि क्या ये टर्म बातचीत करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया, जब उनसे उन्होंने बातचीत करी ऑथर ने, तब उन्हें बताया गया कि हाँ, ये जो बड़ा वाला बच्चा है ये पिताजी के साथ अपना खेत में आ, मदद भी करता है अन्य तरीकों से। तो ये बात ऑथर को थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ लगती है। उसका मानना है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, पर वो मैक्सिको के किसी गांव में बैठा हुआ है और वहाँ पर इस तरीके का कल्चर बहुत आम चीज़ है। वो समझना चाहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग इतने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं जबकि वो बहुत गरीब भी हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, बाकी बच्चों के पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है, साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी परवरिश कैसे होगी, उनके कपड़े कहाँ से आएंगे, वो पढ़ेंगे कहाँ पर। इस जब बातचीत आती है और यहाँ पर ऑथर ये भी कह रहा है कि हाँ, उनका घर इतना गरीब है कि उसमें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है उनके पास। बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है उनके पास। तो ऐसे में जब ऑथर देख रहे हैं तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, यहाँ पर क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आ, वो औरत इस बारे में बहुत खुश है कि उसका 13वां बच्चा हो रहा है।
वो इस बारे में बिल्कुल भी दुखी नहीं है। तो वो दुखी क्यों नहीं है, क्या है उसके कारण, क्या है जो उसको इतनी दूर तक इतने सारे बच्चे पैदा करने के लिए इनकरेज कर रही हैं सारी चीज़ें, उनके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। पॉपुलेशन इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे सामने पहली बात, दोनों में बहुत खास अंतर नहीं आता है। होता क्या है कि डेमोग्राफी की जब हम बातचीत करते हैं, तब हम उसमें पूरे मानव की जनसंख्या के आकार के बारे में बातचीत करते हैं। उसकी कंपोजिशन क्या है, मिलावट क्या है, उसमें कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं, उसमें कौन कितने साल तक के हैं, उन सब के बारे में बातचीत करते हैं। ये जो जनसंख्या है, ये जो जनसंख्या के जो कंपोजिशन है, जो उसमें मिलावट है, वो बढ़ रही है या घट रही है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ये हम लोग बातचीत करते हैं सीधे सीधे डेमोग्राफी में। डेमो मतलब लोग, और ग्राफी मतलब उसके बारे में साइंस। डेमो मतलब पॉपुलेशन, जो हमारी आबादी है, जनसंख्या है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। पॉपुलेशन स्टडीज़ में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, पर हम लोग ये भी देखेंगे कि इनका असर क्या पड़ रहा है, आर्थिक रूप से क्या असर पड़ रहा है यहाँ पर, सामाजिक रूप से क्या असर पड़ रहा है, राजनैतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ रहा है, सांस्कृतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ रहा है, अन्य तरीके की चीज़ें इसमें हम लोग मिला के देख लेते हैं। यानी कि डेमोग्राफी में जब ये सारे फीचर आप मिला लेंगे, तब उसको हम लोग पॉपुलेशन स्टडीज़ कह देंगे। और जब आप ये सारे फीचर नहीं मिलाएंगे और सिर्फ आप गिनती करेंगे कि कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ घट रही है, कितने लोग नए पैदा हो रहे हैं हर साल, कितने लोग मर रहे हैं, औरतें एक साल में कितने बच्चों को पैदा करती हैं, कितने बच्चों को नहीं पैदा करती हैं, बूढ़े लोग कितने हैं, इसके बारे में जब आप बातचीत करेंगे, तब हम कहेंगे हम लोग डेमोग्राफी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और जब आप उसमें ये सारे फैक्टर्स जोड़ देंगे, तो वो पॉपुलेशन स्टडीज़ बन जाएगा। हालांकि बहुत सारे ऑथर्स इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं दिखाते हैं। वो कहते हैं डेमोग्राफी और पॉपुलेशन स्टडीज़ को हम एक ही तरीके से यूज़ करेंगे, आपस में इंटरचेंज करके यूज़ करेंगे। तो इसके बारे में कोई खास बहुत बड़ा भेद नहीं है, लेकिन एक बहुत छोटा भेद आप देख सकते हैं। अच्छी किताबों में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि डेमोग्राफी और पॉपुलेशन स्टडीज़ दोनों को हमने इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो शब्द लेके चलेंगे वो डेमोग्राफी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर। अब जब ऑथर इस तरीके से देखता है कि वो बच्चा जो पैदा होने वाला है उसका क्या होगा, क्यों वो औरत इतने सारे बच्चे पैदा करना चाह रही है, क्या उसमें ऐसी मोटिवेशन आ रही है, तो उसके बारे में वो आगे बातचीत करते हैं। और उन्हीं के बारे में हम लोग अब आगे जो चैप्टर है उसी की चर्चा करेगा। यहाँ पर एक नाम आ जाता है, इन्हीं चीज़ों के को एनालाइज करने के लिए एक नाम आ जाता है माल्थस का। बहुत ही फेमस नाम है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। माल्थस का नाम आ जाता है और इसी की थ्योरम को हम लोग माल्थस थ्योरम कहते हैं। माल्थस थ्योरम क्या कहती है ये समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्थस थ्योरम ये कहती है कि जो जनसंख्या है, पहली बात तो एक चीज़ हो गई, जनसंख्या हो गई। अब देखिए कितनी मज़ेदार बात बताई है इन्होंने। और एक हो गया भोजन, या हम कहें कि जो हमारे पास सोर्स है जीने के लिए, जो सोर्स हैं, रोटी, पानी, बिजली, जैसे बोलते हैं ना कि 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, तो वो सारी चीज़ें जो सोर्सेज हैं, उनके बीच में इन्होंने संबंध बताया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आगे बढ़ रही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब आज 2 है, कल 4 हो गया,
परसों 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर 64 हो गया। इस तरीके से आगे बढ़ रही है। और भोजन जो है या जो सोर्सेज हैं उनको बढ़ाने के लिए वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो जनसंख्या जितनी देर में 64 में पहुंचेगी उतनी देर में जो हमारे भोजन और अन्य सोर्स हैं वो 7 तक पहुंचेंगे। तो ये जो बीच का गैप दिख रहा है, ये इसके लिए माल्थस ने चिंता व्यक्त करी। उन्होंने बताया कि अगर इस तरीके से काम आगे बढ़ेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं कि जनसंख्या 2, 4, 6, 8, 16, 32 इस तरीके से अगर आप जोड़ते चले जाएंगे तो अब तक आपको कितनी जनसंख्या हो गई है। और अब जब ये जनसंख्या आगे बढ़ेगी इसी सीरीज में तो कितनी हो जाएगी, और भोजन और अन्य तरीके के जो सोर्सेज हैं वो किस तरीके से बढ़ेंगे। तो माल्थस ने बताया कि इस तरीके से चीज़ें चलेंगी आगे, और आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा। माल्थस का पूरा नाम थॉमस माल्थस था। ये एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने पहले अपनी पुस्तक लिखी 1798 में, एन एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर, और उसी में इन्होंने माल्थस थ्योरम के बारे में जिक्र किया। हुआ ये कि स्पेनिश लोग जब एंड्स माउंटेन पर गए तो वहाँ पर उन्होंने आलू की खेती को देखा। चूँकि उनके लिए फसल काफ़ी नई थी। तो स्पेनिश लोग जब आए उन्होंने अपने देश में इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया। लोग आलू खाने से उनमें उनके डेथ रेट जो थे वो कम हुए, उनकी फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता बढ़ी, और इस तरीके से वहाँ पर एक समृद्धि आने लग गई। आप ये समझिए कि एक आलू की खेती से उनके पूरे डेमोग्राफिक जो चेंज हुए वो काफ़ी वृहद थे। और उसी के बाद उन सारे जो चेंज थे वो जब माल्थस ने देखे तब उन्होंने ये माल्थस थ्योरम बनाई, और एन एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। चलिए, एक बात तो ये हो गई, माल्थस ने यहाँ पे बता दिया जनसंख्या इस तरीके से बढ़ेगी, भोजन इस तरीके से बढ़ेगा, तो आगे चल के हमेशा कमी आनी ही आनी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अब नियो माल्थूजियंस आ जाते हैं। यहाँ न्यू माल्थूजियंस लिखा है, इसको आप नियो माल्थूजियंस भी कह सकते हैं। ये माल्थस की जो थ्योरी थी उसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि जितना माल्थस ने एनालाइज किया था वो तो ठीक है, लेकिन स्थिति उससे भी ज़्यादा भयावह होने वाली है। वो भयावह इस तरीके से होने वाली है कि यहाँ पर इमोट यहाँ पर लिखते हैं कि जब तक आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब तक पूरे विश्व की जनसंख्या में 20 से 40 हजार बच्चे और पैदा हो चुके होंगे पूरी दुनिया में। इस तरीके की वो बातचीत कर रहे हैं, और उनके लिए हमारे पास पर्याप्त भोजन, पानी, रहने की व्यवस्था, बिजली, इन सब मूलभूत चीज़ों की कमी हो जाएगी। तो कभी भी हम उन सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, और मानव समाज का एक हिस्सा हमेशा खतरे में रहेगा कि अब हम क्या करें। इसी के लिए यहाँ पे इन्होंने एक टर्म दिया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसकी हिंदी बहुत टफ हो जाएगी, तो इसके लिए आप लोग इंग्लिश में ही इसको समझिएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व किस चीज़ को कहा जाता है? देखिए, जब भी आप जैसे हम लोगों ने ऊपर बताया जनसंख्या को बढ़ता हुआ देखेंगे समय के साथ, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को आपको मिलेगा टाइम और पॉपुलेशन के बीच में। जैसे जैसे समय, या आप इधर पॉपुलेशन रख लीजिए, इधर टाइम रख लीजिए इसको, तो ये ग्राफ सही बैठेगा। तो टाइम तो धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ी वो यहाँ तक तो ठीक ठीक बढ़ी, लेकिन ये ठीक ऊपर एक्सपोनेंशियली बढ़ गई और बिल्कुल समय ले ही नहीं रही है, बिल्कुल ऊपर की तरफ ये बढ़ती चली आ रही है। आगे अभी आप ग्राफ भी देखेंगे। इनका ये कहना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में चीज़ें इस तरीके से होंगी कि इक्वल टाइम में चीज़ें और ज़्यादा डबल होती चली जाएंगी और एक जे कर्व का फॉर्मेशन करेंगी, जो कि वो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि उस चीज़ को बनाने के लिए, पॉपुलेशन को समझने के लिए काम करता है।
किस तरीके से काम करता है, क्योंकि जब आपने देखा कि भाई 2 है तो 2 का डबल 4 हुआ, फिर 6, 4 का डबल 8 हुआ, फिर 8 का डबल 16 हो गया। इस तरीके से जब आप डबल करते जाएंगे तो एक टाइम बाद आप देखेंगे कि एक बड़ी संख्या आपको मिलेगी, और जब अगली बार आप उसका डबल करेंगे तो वो और बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन टाइम तो आपको, जंप तो आपको एक ही साल का लगा। मान लीजिए ये हर गैप एक एक साल का है, तो हर एक साल में जब संख्या डबल हो जाएगी तो ग्राफ कुछ इसी तरीके का बनेगा, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। तो इसको यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का नाम दिया गया है, इस टाइप के ग्राफ को। ठीक है, यहाँ पर एक कहानी भी आती है, ये कहानी का कुछ सार लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ, और बल्कि इससे एक इंडियन कहानी भी इंस्पायर्ड है, मैं उसको भी यहाँ पर बता देता हूँ। हुआ क्या कि एक राजा के पास एक साधु जी आए और उन्होंने कहा कि हमें आप कुछ दान दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ, आपको कितना दान चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं दान चाहिए, आप अभी चेस खेल रहे हैं, तो चेस में 64 स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व आपको कैसे समझ में आएगा, और आप समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ क्यों यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। 64 स्क्वायर होते हैं, 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो ऋषि ने कहा कि आप एक काम करिए, अगर आपको कुछ देना ही है तो आप मुझे गेहूं के दाने दीजिएगा, और पहले स्क्वायर पर 1 दाना रखिएगा, दूसरे स्क्वायर पर 2 दाने रखिएगा, मतलब हर बार इसका डबल होता जाए, फिर तीसरे पर 4 दाने रखिएगा, और इस हिसाब से जितना स्क्वायर्स होंगे उस हिसाब से आप दाने उस पर रखते जाइएगा। लेकिन हर बार हर स्क्वायर में, हर खाने में डबल दाने रखने होंगे आपको। तो राजा ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हर बार डबल करते हैं। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और पूछा कि भाई बताइए कितनी ज़रूरत है इनको, उस हिसाब से इनको दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद मंत्री आया और बोलने लग गया, राजा ये जितना अनाज मांग रहे हैं उतना राज्य में तो क्या, अभी तक पूरे विश्व में अगर अभी तक काउंट कर लिया जाए तो वो उतना भी नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही 63 स्क्वायर से 64 स्क्वायर पे जा रहे हैं, ये नंबर इतना ज़्यादा डबल हो जा रहा है कि वो उतने दाने अभी तक पैदा ही नहीं हुए। तो यहाँ पर वो बात आ रही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की, कि हाँ हमारी पॉपुलेशन इसी तेज़ी से बढ़ रही है, और माल्थस को मानने वाले नियो माल्थुसियन थ्योरी वाले भी इसी तरीके से मान रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पर एक ग्राफ बताया गया है, इसमें मतलब पर डे के हिसाब से यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बताई गई है वर्ल्ड की। तो कैसे बताई गई है, चलिए पहले तो हम मान लेते हैं कि इतनी लोग पैदा हुए, इतने लोग मर गए, तो इतने की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। ठीक है, तो अगर हर दिन 2,37,000 लोग पैदा हो रहे हैं, तो साल में ये देखिए इतना हो जाता है, हर साल इतने लोग पैदा हो रहे हैं, और हर साल अगर इतने लोग पैदा हो रहे हैं तो इस हिसाब से खाने के जो रिसोर्सेज हैं, जो अन्य तरीके की चीज़ें हैं, वो इस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसमें दिक्कत वाली बातचीत है। माल्थुसियन थ्योरी के हिसाब से वो यही कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो बात आई है वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम 63वें स्क्वायर पर पहुंच चुके हैं, और 64वें स्क्वायर पर जाने के लिए हमको अपनी पॉपुलेशन डबल कर लेनी होगी। तो जैसे ही डबल होगी पॉपुलेशन विस्फोट होगा, और तरह तरह की अन्य तरीके की दिक्कतें आएंगी। इन्हीं पॉपुलेशन के विस्फोटों को, इन्हीं पॉपुलेशन के बढ़ने को, उनके साइज़ को जब हम बदलते हुए देखते हैं और जब हम उसकी स्टडी करते हैं, तब हम कहते हैं कि हम डेमोग्राफी पढ़ रहे हैं। डेमोग्राफर्स होते हैं जो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। इनका यहाँ पर ये कहना है कि इट टुक फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम अंटिल 1800, यानी कि सन 1800 की बातचीत कर रहे हैं, फॉर द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन टू रीच इट्स फर्स्ट बिलियन, यानी कि पहले बिलियन तक पहुंचने के लिए समय जब से शुरू हुआ, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, तब से लेके 1800 सन 1800 तक 1 बिलियन हम लोग टच करते हैं, यानी कि पहली बार हम लोगों ने 1 बिलियन सन 1800 में टच किया। उसके ठीक 130 साल बाद, यानी कि 1930 में हमने अपना दूसरा बिलियन टच किया। ठीक है, उसके ठीक
30 साल बाद यानी कि 1960 में हमने अपना तीसरा बिलियन टच किया। उसके ठीक 15 साल बाद यानी कि 1975 में हमने अपना चौथा बिलियन टच किया। और अब आप देखेंगे कि ये जो समय है ये घटता चला जा रहा है। और 2011 की बातचीत है, हमने अपना 7 बिलियन प्लस आबादी टच कर ली है और लगभग अब तो ये 20 बिलियन क्या है पार चली गई होगी अब तक, अगर हम 2021 की बातचीत कर रहे हैं तो। देखिए ये ग्राफ, ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट से शुरू होता है, मतलब जीसस के जन्म से शुरू होता है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए ये बिलियंस ऑफ पीपल हैं, ठीक है। तो पहला बिलियन हम लोग क्रॉस करते हैं, ये 1 बिलियन है, ठीक है। ये पहला बिलियन हम लोग क्रॉस करते हैं सन 1800 में यहाँ पर। उसके बाद दूसरा बिलियन क्रॉस होता है 1930 में। और अब आप देखिए ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये जे कर्व यहाँ से ले रही है और पूरा यहाँ तक बढ़ रही है। आगे एस्टिमेशन है, प्रोजेक्टेड है, मतलब हम लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं। 2100 में जब हम चले आएंगे तो ये लगभग 13 बिलियन पार कर चुकी होगी, लेकिन अभी के हिसाब से ये थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को दर्शाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। तो इन्हीं सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग डेमोग्राफी में करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। एंटी माल्थुसियंस क्या कहते हैं, जो माल्थस के आलोचक हैं वो यहाँ पे क्या कहते हैं, और वो बहुत ही एक यूनिक चीज़ लेके आते हैं। वो कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नाम की एक चीज़ होती है, वो माल्थस एनालाइज करना भूल गए थे, उसको एनालाइज करना चाहिए। वो बताते हैं कि पूरा जो हमारा ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा वो हमने 3 चरणों में बांट दिया, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, मतलब 3 स्टेजेस थी। पहला जो चरण था उसमें हाई बर्थ रेट थी और हाई डेथ रेट थी, यानी लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे और ज़्यादा बच्चे मरेंगे भी। क्यों? क्योंकि ना बर्थ पे कोई कंट्रोल है और डेथ पे कंट्रोल इसलिए नहीं है क्योंकि अनहाइजीनिक एक्टिविटीज़ थी, शेर शिकारी थे, 10 तरीके की और चीज़ें थी, तो लोग मरेंगे, ठीक है। दूसरी स्टेज आती है हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट। अब इस स्टेज में हम लोग प्रोग्रेस कर चुके होते हैं, तो बच्चे तो हम लोग ज़्यादा पैदा कर लेते हैं और डेथ हम लोगों के पास कम हो जाती हैं, क्योंकि हम लोगों के पास तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ जाती है, दवाएं आ जाती हैं, मेडिसिन आ जाती है, हॉस्पिटैलिटी आ जाती है, और उसकी वजह से हम लोग डेथ को थोड़ा सा लोअर ले आते हैं। तो हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट। तीसरा आता है लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। तो इस पड़ाव पे एंटी माल्थुसियन आते हैं। वो कहते हैं कि जैसा माल्थस ने बताया था कि पॉपुलेशन बढ़ेगी 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से करके, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नाम की भी एक चीज़ होती है, हर बार एक ही तरीके से लोग पैदा और मरते नहीं हैं। अब जब लो बर्थ रेट होंगी, लो डेथ रेट होगी, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो चुकी होगी, और जो कि एक आगे की वो जो एनालिसिस करते हैं उसमें वो बताते हैं कि लो बर्थ रेट होगी और हाई डेथ रेट होगा, तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन करेगी, घटेगी, ना कि बढ़ेगी। और जैसा कि देखा गया है कुछ देशों में इसी तरीके के पॉपुलेशन ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कर लिया है, ज़्यादा डेवलप कर लिया है, और पॉपुलेशन श्रिंकेज की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको 4th स्टेज कहा गया है। पॉपुलेशन श्रिंकेज मतलब पॉपुलेशन गिरेगी, घटेगी और कम होती चली जाएगी। ये डेवलप्ड नेशन की सबसे खासियत है कि अब वहाँ की सरकारें लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं कि आइए आप बच्चे पैदा करिए, अपने लिए समय निकालिए। लोग बेबी बम्प के फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को हफ्ते में 2-3 दिन का छुट्टी दे दी जाती है कि जाइए आप लोग घूमिए फिरिए, बच्चे पैदा करिए, ताकि उनके देश को उतने लोग मिल ही नहीं रहे हैं जितने उनको सरवाइव करने के लिए भी चाहिए। तो इस तरीके की कई सारी दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पर। ये एक एवरेज परिवार
की संख्या थी, जो कि 1890 में मिनेसोटा में एक परिवार था, उसकी ये चित्र है। तो उनका कहना है कि पहले परिवार का साइज इतना बड़ा होता था, लेकिन अब जब एवरेज निकाला जाता है तो 1.9 एवरेज निकलता है यूरोपियन देशों का। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से लोगों ने बच्चों को कम पैदा करना शुरू कर दिया है। ये है वो डायग्राम जिसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, और ये होते हैं एंटी माल्थुसियन। एंटी माल्थुसियन मतलब जो माल्थस के अगेंस्ट होते हैं, माल्थस की थ्योरी को नहीं मानते हैं। ये है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। इसको पूरे को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बताया जाता है। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, मतलब दोनों उच्च पर हैं। देखिए दोनों के बीच का गैप बहुत थोड़ा है, तो पॉपुलेशन तो इसमें कम होने से रही। यहाँ पर आ जाता है हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, देखिए कितना गैप आ जाता है। पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज करेगी, थर्ड वाले में थोड़ी सी डिक्रीज करेगी, और पॉपुलेशन डिक्रीज फर्दर चौथे में होगी, जहाँ पे लो बर्थ रेट होगा और डेथ रेट जो है वो उससे हाई पे चला जाएगा और ज़्यादा पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको श्रिंकिंग पॉपुलेशन कहा गया, यानी कि संकुचन, जनसंख्या का संकुचन। ये संकुचन स्टेज बता दी गई है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन करेक्ट है। तो यहाँ पर कोई भी सीधा सीधा आंसर नहीं दे दिया गया है कि माल्थस सही है, माल्थस सही है या एंटी माल्थस सही है, कौन सा धड़ क्या कह रहा है, कौन सी चीज़ सही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत ही लो टाइम देखा है। लो टाइम मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोग इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके लिए हमें कम से कम 500 सालों तक का समय चाहिए होगा, तब हम जाके ठीक ठीक बता सकते हैं कि माल्थस सही थे कि एंटी माल्थस सही थे, क्योंकि दोनों ही ट्रेंड हम लोगों को अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रहे हैं। जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि क्यों ऐसा होता है कि जो लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं, मतलब जहाँ पे औद्योगिक चीज़ें कम उभरी होती हैं, वहाँ पे लोग बच्चों की संख्या ज़्यादा रखते हैं। बजाय उल्टा यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पे बच्चों की संख्या कम रखेंगे, मतलब पैदा कम करेंगे। क्यों है इसका रीज़न, ये बहुत पूछा जाता है। क्या है इसका कारण, और क्यों वो जो हम लोगों ने शुरुआत में एक महिला देखी जो ये कह रही थी कि हाँ मेरा 13वां बच्चा होने वाला है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें उसके दिमाग में थी, उसको हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो पॉपुलेशन श्रिंकेज की बातचीत हो गई है, और कई सारी देशों में इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं। उनका ये कहना है क्योंकि वहाँ पे डेथ रेट थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है, बर्थ रेट कम हो रहा है, लोग ज़्यादा बूढ़े हैं, मतलब बूढ़ों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा हो गई है, बूढ़ों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा हो गई है। तो बूढ़ों की संख्या ज़्यादा हो गई, यानी कि अब जब ये बूढ़े मरने के कगार पे पहुँचेंगे तो ज़्यादा लोग मर रहे होंगे, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो श्रिंक करेगी, दबेगी, संकुचन होगा उनमें। और ये भी एक दिक्कत भरी बात है। जिस तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक दिक्कत भरी बात है, पॉपुलेशन श्रिंकेज भी एक दिक्कत भरी बात है, क्योंकि फिर लोग करेंगे क्या, कितने ज़्यादा लोग चाहिए होंगे हमें काम करने के लिए, एक दूसरे की इकोनॉमी चलाने के लिए। हमारे पास लोग ही नहीं होंगे। एक घर हो, आप जिस घर में रहते हो, मान लीजिए उस घर को मैंने 3 गुना कर दिया, ठीक है, और लोग मैंने 2 कर दिए, तो अब ये दिक्कत भरी बात है कि नहीं है कि पूरे घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं और घर तो आपने 3 गुना कर दिया है। तो ठीक उसी तरीके की दिक्कत एक देश में भी आ जाएगी। अब प्रॉब्लम एक और आती है, वो ये आती है, क्वेश्चन अब उठते हैं यहाँ पे कि लोग भूखे क्यों रहते हैं, वाई आर पीपल स्टार्विंग, लोग भूखे क्यों रहते हैं। एक तो पहला तो कारण ये दिखता है कि हाँ भाई देश में अनाज पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी कि दुनिया में अनाज पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लेकिन फिर हम लोगों ने ग्राफ बना के देखा, जब हम लोगों ने एनालिसिस करी तब हम लोगों ने देखा कि पर कैपिटा फूड प्रोडक्शन, यानी कि प्रति व्यक्ति पर कितना फूड उत्पादित होता है, इतना फूड उत्पादित हो जाता है। यहाँ से ग्राफ देखने से पता चल रहा है
कि इतना फूड उत्पादित होता है कि वो कुछ ना भी करे तब भी वो खाना आराम से बैठ के खा सकता है, घर पर बैठ के खाना आराम से खा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ देखिए इस तरीके से जा रहा है हमेशा, यानी कि पहले थोड़ा कम था, फिर और ज़्यादा हुआ, फिर और ज़्यादा हुआ, फिर और ज़्यादा हुआ, और पर कैपिटा फूड प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास ज़्यादा है। 1950 में कुछ 60 के आसपास था, मान लीजिए एक दिन में उसको 60 कैलोरी या 60 किलो चाहिए था, 60 किलो तो नहीं चाहिए होगा, एक महीने में, और फिर 1955 में उसके लिए और ज़्यादा 70 तक पहुंचा दिया गया, और 2015-20 तक ये 110 तक टच कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से कुल मिला के बढ़त हो रही है खाने की, लेकिन लोग तब भी भूखे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसके कई सारे कारण हैं। पहला तो सबसे बड़ा कारण ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, वितरण प्रॉपर नहीं है। उदाहरण के लिए आप मानिए कि भारत में एक दिन में शादियों में जितना खाना फेंक दिया जाता है वो कई सारे देशों के भुखमरी मिटाने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन अब वो खाना तो फेंक दिया जाता है, यानी कि बर्बाद हो गया वो। तो जब वो बर्बाद हो जाता है तो कहीं पर उस खाने की कमी हो जाती है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि खाना फेंकिए मत, ज़रूरतमंद को दे दीजिए, उतना ही लीजिए जितना ज़रूरत है, और तरह तरह की अन्य तरीके की चीज़ें। एक स्टोरेज में रखा रहता है, वो भी बर्बाद हो जाता है आगे चल के, और उतना स्टोरेज में रखना भी होता है किसी आपातकालीन स्थिति के लिए, तो वो भी एक टाइप से आगे चल के बर्बाद ही हो रहा होता है, क्योंकि उसमें उसकी रख रखाव नहीं हो पाती है ठीक तरीके से, तो वो बर्बाद हो जाता है। एक तीसरी चीज़ और आती है कि उनके पास प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स नहीं है। उनके पास लैंड्स तो हैं पर फार्मिंग टेक्निक नहीं है। फार्मिंग टेक्निक नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि हमें खाना उगाना कैसे है, चीज़ें कैसे देख रेख करनी है, फर्टिलाइज़र्स का कैसे यूज़ करना है, बीजों का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उनको पता ही नहीं है। तो वहाँ पर भी खाने की कमी होगी। और कुल मिला के कुछ लोगों ने चीज़ों को इतना महंगा बना रखा है कि अब वो हर एक की पहुंच से दूर हो चुका है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर हर एक आदमी को अगर सरकार खिलाने पर आ जाए तो सरकार किसी भी तरीके से सरवाइव नहीं कर पाएगी, और सारा का सारा जो खर्च होगा वो खाने में ही हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा जब कोरोना में लॉकडाउन हो गया था तब सरकार ने कहा कि ठीक है हम कुछ राशन बंटवाएंगे, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि आप सोचिए कि 135 करोड़ प्लस की आबादी है, अगर इनमें से 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सरकार को खिलाना पड़ जाए तो कितना ज़्यादा खर्चा आ जाता है इस पर, और जो अनाज की है वो तो इतना है भी नहीं, तो सबको सरकार कभी भी नहीं खिला पाएगी। तो इसके कई सारे कारण हो जाते हैं। एक कारण ये भी हो जाता है कि स्टेट ने उन चीज़ों पे अपना आधिपत्य कर रखा है, खाने पीने की चीज़ों पे। जो खाना हर एक के लिए प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वहाँ पर सरकार फेल हो रही है। तो ये कुछ कारण हो जाते हैं जिनकी वजह से भुखमरी दुनिया में व्याप्त है। और इसका सीधा सीधा एक जो कारण है वो ये है कि हमारे पास आबादी बहुत ज़्यादा है। इतनी सारी आबादी को खिलाने के लिए हमारे पास फूड नहीं है। लेकिन ग्राफ दिखा रहे हैं कि हमारे पास फूड है, लेकिन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत प्रॉपर प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि आप मानिए कि हाँ देश के किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा अनाज उग रहा है और देश के किसी हिस्से में सूखा पड़ा हुआ है, तो जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है अनाज वहाँ से सूखे की तरफ जाना चाहिए, तभी काम बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा, लोग वहाँ पे भूखे रहेंगे। कुछ हद तक चला जाता है, कुछ हद तक नहीं जा पाता है इसी तरीके से, और बीच में कई बार बेकार भी हो जाता है। तो इस तरीके से कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं। इसको प्रॉपर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक बायो फूड नाम की एक चीज़ आती है, जो कि अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में काफ़ी पॉपुलर भी है। जीएमओ नाम की चीज़ आ जाती है। जीएमओ क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स।
यानी कि अब हम खाने में कुछ इस तरीके की मिलावट करेंगे, बीज में कुछ इस तरीके की मिलावट करेंगे कि अब अनाज ज़्यादा उगेगा और लोगों के पास ज़्यादा पहुंच पाएगा। लेकिन अब इसमें जो एक टेक्निकल पेंच फंसा हुआ है वो ये आता है कि जीएमओ कितना अच्छा है, इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हो पाती है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 2 चूहों को लिया, एक चूहे को जीएमओ वाला खाना दिया, एक चूहे को जो नॉर्मल था वो खाना दिया। उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद जीएमओ वाला जो चूहा था उसको बहुत अन्य तरीके की दिक्कतें हुई, उसकी किडनी लीवर फेल हो रहे हैं, उसके सेक्स हार्मोन काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं और अन्य तरीके की चीज़ें, जबकि जिसको नेचुरल खाना दिया गया वो आराम से घूम टहल रहा था। तो अब क्या जीएमओ को नहीं उगाना चाहिए? हालांकि इस पर जो रिसर्च पेपर छपे उनको बाद में हटवा दिया गया उस जर्नल से, क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो जाता और बहुत सारी अन्य तरीके की दिक्कत भी आ रही थी। लेकिन एक साइंटिस्ट के एक अच्छे खासे गुट ने माना कि जीएमओ वाला खाना किसी भी तरीके से लोगों के लिए फ़ायदेमंद तो नहीं है। कम से कम हाँ, हम सबकी भूख मिटा देंगे, लेकिन हम आगे चल के और नई तरीके की बीमारियां लाएंगे, नई दिक्कतें आएंगी। तो इस तरीके के कई सारी प्रॉब्लम हम और इमर्ज करवा लेंगे। तो यहाँ पर एक इमेज आती है, ये दिखा रहे हैं कि सोमालिया में एक बच्चा भूखा इतना है कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुका है, ये देखिए। और दूसरी तरफ टोरंटो में, ओंटारियो में, कनाडा में इस तरीके के कंपटीशन चल रहे हैं कि कौन ज़्यादा खा सकता है एक बार में। मतलब उनके सामने कई सारे फूड के पैकेट्स रख दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि खाओ जितना खाना है, तो जो ज़्यादा जल्दी खा पाएगा उसको इनाम मिलता है वहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होने पाने की वजह से एक व्यक्ति इस तरीके का बन जाता है और एक व्यक्ति इस तरीके का बन जाता है। लेकिन ग्राफ ये बताते हैं कि हमारे पास खाने की प्रॉपर शॉर्टेज नहीं है, कोई भी खाना हमारे पास पर्याप्त है, इसको देने के लिए भी पर्याप्त है, इसको देने के लिए भी पर्याप्त है। लेकिन अब जब लोग खाना इस तरीके से खा के बर्बाद करेंगे, जब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा तो इस तरीके के लोग भूखे रह जाएंगे। एक और भी चीज़ आती है कि खाने की कमी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमारे पास अन्य तरीके के एनर्जी सोर्सेस को फुलफिल करना है हमें। तो उन्होंने कहा कि भाई कॉर्न हो गया जैसे, या फिर मेज़ हो गया, कई सारे मेज़ बियर बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं, तो बहुत मात्रा में मेज़ उधर भी चला जाता है। शुगर केन हो गया, गन्ना हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फ्यूल और एनर्जी कंजम्पशन के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो जो शुगर केन, जो कॉर्न, जो मेज़ किसी के खाने की प्लेट में जाना चाहिए, वो किसी के गाड़ी में के इंजन में फ्यूल की तरीके से काम कर रहा है। मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उसका कुछ एक्सट्रैक्शन करके उसको 10 तरीके से और प्रोसेस करके वहाँ पे लाया जाता है, तो वो फ्यूल के फॉर्म में भी जा रहा है। तो ये भी एक दिक्कत भरी बात है कि हम खाना लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है और अब हम किसी के फ्यूल सप्लाई में भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत भरी बात है। इसके लिए भी बाकी जगहों पे शॉर्टेज होती चली जाएगी। अफ्रीका जैसे देशों में बताया जाता है कि हाँ वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से बहुत दिक्कत आती है, लेकिन यह आम नोशन है। ग्राफ बताते हैं, स्टडीज़ बताते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब एक स्क्वायर अगर 1 किलोमीटर का बनाया जाए, 1 किलोमीटर का अगर बनाया जाए तो वहाँ पे 37 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, और जबकि अमेरिका में यही चीज़ 33 है। तो बस 4 ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, 4 लोग ज़्यादा रहते हैं। ये अफ्रीका का ग्राफ है और ये अमेरिका का है। तो बहुत दिक्कत तो नहीं आ रही है, जबकि इनके पास बहुत सारी भूमि बंजर पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, लोग इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट लगे हुए हैं अफ्रीका में, और इसकी वजह से इन लोगों के पास खेती की बहुत अच्छी तकनीक अभी तक विकसित नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये लोग अनाज अच्छा नहीं उगा पाते हैं। तो अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 37 लोग भी रह रहे हैं तो भी सबको ठीक तरीके से खाना
नहीं मिल पाएगा, बहुत ही भयावह स्थिति है। जबकि भारत में इस तरीके से नहीं है। भारत में फर्टाइल लैंड है, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, मॉनसून नाम की भी चीज़ आती है, तो हमारे पास एक अच्छी वेजिटेशन हमें मिल जाती है, खाने पीने भर का हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश भी है, तो आगे चल के यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। एक और क्वेश्चन अब यहाँ पे आता है, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में ज़्यादा बच्चे क्यों होते हैं बजाय कम होने चाहिए। मतलब अगर लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज है यानी कि सोर्सेस कम है हमारे पास, खाने पीने की दिक्कतें होंगी, तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे क्यों हो जाते हैं? वहाँ पे ज़्यादा बच्चे एक खास नोशन के कारण, एक खास कल्चर के कारण हो जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करते हैं। अब आप ये देखिए कि जो लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं वो समय के साथ उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को ऐसे बढ़ाया, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की बात आ गई। और जो जो इंडस्ट्रियलाइज होते गए उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया, मतलब बहुत धीमे बढ़ाया। अब देखिए इतना गैप आ जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड क्यों थर्ड वर्ल्ड है, फर्स्ट वर्ल्ड क्यों फर्स्ट वर्ल्ड है। अब आपको यहाँ से सीधे सीधे गैप देखने को मिल रहा होगा। तो पहली चीज़ तो ये आ जाती है यहाँ से, जब हम आगे की बात पढ़ते हैं जो ऑथर बता रहे हैं, तो पहले वो ये बताते हैं कि पहला जो नोशन वो ये आता है कि माँ बनना एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप बार बार माँ बनते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताई जाती है। ठीक है, भगवान की कृपा है आप पे, बहुत तो उच्च स्थिति है आपकी, इस तरीके से बताई जाती है बात। और सिर्फ माँ के लिए नहीं, जो पुरुष होता है उसके लिए भी ये वाली बात बताई जाती है कि उसमें बहुत पुरुषत्व है। तो पुरुषत्व है यानी कि वो 12-13 अगर बच्चे पैदा कर पा रहा है तो वो बहुत, उसके अंदर पौरुष बहुत है, वो बहुत ज़्यादा माचो है। और इसी वजह से उसकी समाज में स्थिति उच्च बन जाएगी उस समाज में कि हाँ वो देखो फले के बहुत बच्चे हैं, वो तो देखो 15-15 बच्चे किए हुए हैं, उनके अंदर बहुत पुरुषत्व है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, तो इसलिए वो बहुत अच्छे हैं। तो बजाय अगर कम बच्चे होते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन यहाँ समाज में ये बना हुआ है कि जिस पुरुष के 12-13 बच्चे होंगे वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत कैपेटिव है और वो बहुत उच्च स्थिति रखता है समाज में। इस तरीके से उसके बारे में बातचीत चलती रहती है। दूसरा आ जाता है कि चिल्ड्रंस आर सोशल सिक्योरिटी। होता क्या है कि भाई हमारे पास खाने कमाने के बहुत ज़्यादा ज़रिए नहीं हैं, तो जितने बच्चे होंगे हमारे पास उतने हमारी सुरक्षा होगी। हर बच्चा अगर 10-10 रुपए भी लाएगा हमारे लिए तो हमारे बुढ़ापे का काम चल जाएगा। अगर इनमें से 2 बच्चे मर भी जाते हैं तो बाकी के 4 बच्चे तो हमारा पालन पोषण कर ही लेंगे अगर हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब। ये भी एक नोशन रहता है माँ बाप के लिए कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारा ध्यान कौन रखेगा। तो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा हमारा अच्छा ध्यान रखा जा पाएगा। अगर बच्चे कम भी कमा रहे हैं तो सब मिल के हमारी सेवा करेंगे और सबकी बहुएँ आएंगी, सबके बच्चे रहेंगे, तो एक हेल्दी एक एटमॉस्फेयर बना रहेगा। इसके लिए भी लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। एक नोशन भारत में ये भी था कि लोग मर बहुत जल्दी जा रहे थे। पहले हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, लोग बच्चे, हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट भी था। तो अब लोगों ने जैसे जैसे डेथ रेट कम होने लग गया, बर्थ रेट तब भी हाई रखा, तो पॉपुलेशन जो है वो क्या हुई, बढ़ती चली गई। तो क्योंकि लोग पहले बीमार ज़्यादा पड़ते थे, जल्दी डेथ हो जाती थी किसी और कारण की वजह से, तो दिक्कत ये होती थी कि अब जब डेथ रेट कम हो गई है तब भी बर्थ रेट ज़्यादा है और उसका खामियाजा अब हम लोग भुगत रहे हैं। जैसे कि अभी नई पॉपुलेशन पॉलिसीज़ आई हैं, उनको वहाँ पर ठीक करने के बारे में बातचीत कर रही है। तो ये भी एक नोशन चलता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं वो थमन सिंह का। थमन सिंह कह रहे हैं, ए वेरी पुअर मैन, ए वाटर कैरियर, वेलकम मी इनसाइड हिज होम, गेव मी ए कप ऑफ टी with milk and market sugar, as he proudly pointed out later, and said, you were trying to convince me that I shouldn't have any more sons. Now you see I have 6 sons and 2 daughters and I sit at home in leisure.
यानी कि वह यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, थमन सिंह जो एक पानी लाने ले जाने वाला कर्मचारी है, वह कह रहा है कि देखो मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पास 6 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, और ये दोनों मिलके मेरी सेवा करते हैं और मैं आराम से यहाँ पे पड़ा रहता हूँ, अपना अय्याशी करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने बच्चे हैं तो इसलिए मैं बहुत अमीर आदमी बन जाता हूँ यहाँ पर। तो इस टाइप का जब नोशन चलता है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि सरकार उन्हें सारी चीज़ें मुहैया नहीं करा सकती है, तो उनको जो मुहैया कराएंगे वो उनके बच्चे, यानी कि जितने ज़्यादा लोग उनके पास रहेंगे वो ज़्यादा मुहैया करवाएंगे। इस वजह से उन्हें ज़्यादा बच्चे पैदा करने की प्रेरणा मिलती है। ये कल्चरल एस्पेक्ट्स है इसका, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है इसका। और भी बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे डोमिनेंट परिप्रेक्ष्य है कि हाँ, हमारे कल्चर में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए मोटिवेट करती हैं। ये देखिए यहाँ पर, केयरिंग फॉर चिकन डक, केयरिंग फॉर यंगर चिल्ड्रन, फेचिंग वाटर। उनका ये कहना है कि जब बच्चा 8 साल का होगा तो वो मुर्गी पालने के लिए तैयार हो चुका होगा। जब वो 8 साल से थोड़ा सा और बड़ा होगा, मतलब एवरेज एज की यहाँ पे बातचीत की जा रही है, तब वो किसी बच्चे को पालने के लिए सक्षम हो चुका होगा। 8.5 साल का होगा तो वो पानी लाने के लिए सक्षम हो चुका होगा। इसी तरीके से जैसे जैसे वो और बड़ा होता चला जाएगा, वो जो पारिवारिक श्रम है जो, उसको वो अच्छे से कर पाएगा, उसमें हाथ बटा पाएगा। 9.5 साल का या 10 साल का जब हो जाएगा तब वो बुआई कटाई भी करने लग जाएगा। 9 से 9.5 मतलब ये जो 10 साल का पीरियड है उसमें वो, और 13 साल में वो हल भी चलाने लग जाएगा। तो अच्छा है, जितनी जल्दी वो हल चलाएगा उतनी जल्दी वो श्रम में हाथ बटाएगा और उतनी ही ज़्यादा आमदनी होगी वहाँ पर। तो ये एक सीधा सीधा ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है। ये इंडोनेशिया की स्टडी है, लेकिन बहुत लार्ज लेवल पर ये लागू होती है। अब आ जाती है बात पॉपुलेशन पिरामिड की। पॉपुलेशन पिरामिड किस चीज़ को कहा जाता है? देखिए, इसमें होता क्या है कि हम पूरी पॉपुलेशन को एक क्रम से लगा देते हैं और हम उसमें बताते हैं कि बताइए 0 से 1 साल तक के लोग कितने हैं उसमें, 1 से 2 साल तक के लोग कितने हैं उसमें, 2 से 3 साल तक के लोग कितने हैं उसमें, 3 से 4 साल तक के लोग कितने हैं, और इस हिसाब से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इसके हिसाब से हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, उसको हम लोग पॉपुलेशन पिरामिड कह देते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड इसलिए कह देते हैं क्योंकि जनरली ये जब ग्राफ बनता है, ये जो पिरामिड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है, ये कुछ ट्रायंगुलर शेप का बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा होंगे, नव पैदाइश जो होंगी वो ज़्यादा होंगे और बूढ़े लोग कम होंगे। जनरली ऐसा ट्रेंड देखा गया है, लेकिन कई कई देशों में ये डायमंड शेप भी ले लेता है, कुछ इस तरीके से चला जाता है ये, लेकिन तब भी इसको हम लोग पॉपुलेशन पिरामिड ही कहते हैं। और ये पॉपुलेशन पिरामिड ये समझाने के लिए कारगर रहता है कि हमारे डेमोग्राफिक ट्रेंड जो हैं, डेमोग्राफिक ट्रेंड कहाँ जाएंगे, किस तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या हम ज़्यादा नवयुवक पैदा करेंगे, या हम लोग ज़्यादा वृद्ध पैदा करेंगे, या पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेगी, या हमारी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा अनप्रोडक्टिव बनेगी। क्या होगा उसके साथ, इसके बारे में पॉपुलेशन पिरामिड बातचीत करता है। पॉपुलेशन पिरामिड आइए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। इसमें भी 3 चीज़ें अब आ जाती हैं, उनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। पहली चीज़ आ जाती है फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता। तो फर्टिलिटी से हमारा आशय, जब हम लोग इसके डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं तो 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पे लगाते हैं।
पहला आ जाता है फर्टिलिटी, प्रजननता, मोर्टेलिटी आ जाता है, मृत्यु दर, और नेट माइग्रेशन मतलब प्रवास कितना हुआ, एक जगह से लोग दूसरी जगह पे कितना जा रहे हैं। इसको भी हम लोग अपने डेमोग्राफिक जब एनालिसिस करते हैं तब उसमें हम लोग एनालाइज करते हैं। तो हो क्या रहा है, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में हम लोगों ने 3 चीज़ें ले ली, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और नेट माइग्रेशन। आइए हम लोग इन सब को देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट द एवरेज वूमेन बियर्स इज कॉल्ड द फर्टिलिटी रेट। द वर्ल्ड ओवरऑल फर्टिलिटी रेट इज 2.5, यानी कि अगर हम लोग फर्टिलिटी रेट की बारे में बातचीत करते हैं तो हम देखते हैं कि एक औरत कितने बच्चे औसतन पैदा करती है, औसतन पैदा कितने करती है। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है फेकेंडिटी का। फेकेंडिटी मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुमेन आर कैपेबल ऑफ बियरिंग, यानी कि एक वुमेन कितने बच्चे पैदा कर सकती है। ध्यान दीजिए, एक बच्चे कितने पैदा करती है उसके बारे में बातचीत करता है फर्टिलिटी, और कितने बच्चे पैदा कर सकती है इसके बारे में बातचीत करता है फेकेंडिटी। तो दोनों में एक अच्छा गैप मिल जाता है आपको। तो हम लोग बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं फर्टिलिटी की। मोर्टेलिटी की बात मतलब मृत्यु दर कितनी है, एक साल में 1000 लोगों में लोग कितने मर रहे हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड हम लोग इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल, ये देखिए, ये एज वाला चार्ट यहाँ पर लाइन बनी हुई है। ये 80+ वाले लोग मेक्सिको में बहुत कम हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में मेल ज़्यादा है और फीमेल उनसे भी और ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं? 2 ज़्यादा है। अगर हम इसको 2 लाख मानते हैं तो यहाँ पर 2 लाख हैं और पुरुष जो है वो 1 लाख है, यानी कि 1 लाख लोग 80+ हैं और 2 लाख लोग महिलाओं में 80+ हैं। जबकि मैक्सिको में ये ग्राफ बहुत छोटा है, यानी कि यहाँ तक जाते जाते लोग बचते ही नहीं हैं, यानी कि डेथ रेट इनका बहुत ज़्यादा हाई हो गया है यहाँ पर। और जबकि यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। इनका जो मौजूदा ट्रेंड है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, जो एक मोटा मोटा ग्राफ बनता है। यानी कि अब जो लोग पैदा फेकेंडिटी एज है इनकी, वो यहाँ पर लाई कर रही है। यानी कि अब यहाँ पर तो बच्चे पैदा होंगे नहीं ज़्यादा। देखिए 35 से 39 वाली चीज़ यहाँ चल रही है, 40 से 44 वाली लाइन यहाँ चल रही है। तो इस रेंज में इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस रेंज की पॉपुलेशन ज़्यादा बच्चे तो पैदा कर नहीं पाएगी, या कम पैदा करेगी, अगर कुछ एक आधे पैदा कर भी सकती है तो। लेकिन इनकी जो पॉपुलेशन है वो इस बीच में लाई कर रही है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगी। अगर इन सब ने भी एक एक बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, जबकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि जो इनकी पॉपुलेशन पैदा करने वाली है वो फर्टाइल कम हो गई है, जबकि यहाँ पे फर्टाइल अपने पीक पर है। और वर्ल्ड की बात देखें तो आपको एक पूरा ट्रायंगुलर शेप में मिल जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि हाँ, पॉपुलेशन जो फर्टाइल है वो इस रेंज में लाई कर रही है, यानी कि एक अच्छा पॉपुलेशन है जो बच्चे पैदा करते हैं और कर भी सकते हैं। दोनों फर्टिलिटी और फेकेंडिटी दोनों ज़्यादा अच्छी हैं यहाँ पर। अगर हम लोग पॉपुलेशन ट्रेंड देखें वर्ल्ड के, तो इस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन पिरामिड को समझ सकते हैं। माइग्रेशन की भी बात आ जाती है। नेट माइग्रेशन से भी हम लोग पॉपुलेशन को घटाते और बढ़ाते हैं। एक क्रूड डेथ रेट भी आ जाता है। क्रूड डेथ रेट मतलब एनुअल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, 1000 लोगों में कितने लोग मरते हैं हर साल। हाईएस्ट डेथ रेट इज 21, रिकॉर्ड हेल्ड बाय द लिथोसा इन अफ्रीका, यानी अफ्रीका में हर साल 1000 लोगों में 21 लोग मर जाते हैं। और लोवेस्ट डेथ रेट जो है वो 2 एशियन कंट्रीज़ का, यानी कि हर साल 1000 लोगों में 1 लोग मरते हैं। और ये बात है कतर की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। अब आप देख सकते हैं कि अफ्रीकी देशों में और मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ये कितना फ़र्क आ जाता है।
मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। माइग्रेशन क्या होता है? प्रवास को हम लोग कहते हैं। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो उसको हम लोग माइग्रेशन कहेंगे। नेट माइग्रेशन रेट मतलब द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एंड एमिग्रेंट्स पर 1000 पॉपुलेशन। इमिग्रेंट्स मतलब पीपल मूविंग इनटू ए कंट्री, यानी कि एक ही देश में लोग इधर से उधर जाते हैं। और इमिग्रेंट्स मतलब पीपल मूविंग आउट ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक देश से लोग दूसरे देश में जा रहे होते हैं। इसी तरीके से लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे होते हैं, जिस भी संदर्भ के लिए हम लोग समझते हैं। लेकिन इमिग्रेंट्स मतलब एक ही देश के अंदर जब लोग प्रवास करते हैं तो हम लोग उसको इमिग्रेंट्स कहते हैं। और इमिग्रेंट्स मतलब लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे होते हैं, तो उसको नेट माइग्रेशन रेट कह देते हैं। जितने लोग इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, उन सबको घटा दीजिए 1000 पॉपुलेशन से, तो आपको नेट माइग्रेशन रेट पता चल जाएगा। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं, क्या चीज़ उन्हें पुल करती है, क्या चीज़ उन्हें पुश करती है, इसके बारे में भी एक अलग साइंस है जिसको माइग्रेशन स्टडीज़ बोला जाता है, जिसमें पुश और पुल फैक्टर की बात आती है। पुश और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होता है कि हाँ, वो चीज़ वहाँ से आपको धक्का दे रही है। उदाहरण के लिए गरीबी आ गई, कोई वॉर हो गई, तरह तरह की और अन्य दिक्कतें आ गई, भुखमरी आ गई, बेरोज़गारी है वहाँ पर, तो वो चीज़ें आपको पुश करेगी। पुल फैक्टर क्या होते हैं? वहाँ पर नई ज़मीन है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो जगह अच्छी है, समृद्ध है, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इस तरीके से हम लोग समझते हैं पुश और पुल फैक्टर को, जो कि माइग्रेशन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। और इसको भी हम लोग डेमोग्राफिकल ट्रांजिशंस में और डेमोग्राफी की एनालिसिस में यूज़ करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक जितने लोग यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोग, मतलब लगभग 80% लोग इसी तरीके से रहते हैं कि वो एमिग्रेंट्स हैं, मतलब वो बाहर से आए हुए हैं। और ये उन सबका एक खाका है कि कितने लोग बाहर से आए हुए हैं वहाँ पर। सिर्फ कुछ ही लोग ही जो मूल निवासी हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, यूएसए के, वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, बाकी लोग बाहर आए हुए हैं और वहाँ पर अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं जितना कि वो ले रहे होते हैं। हालांकि इसके बारे में भी डिबेट है कि लोग वहाँ पर जो बाहर से आ गए हैं वो मूल निवासियों पर भारी पड़ रहे हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं उन पर वो भारी पड़ रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं और तरह तरह की अन्य तरीके की दिक्कतें। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं यूएसए की इकोनॉमी में, यूएसए के डेवलपमेंट में एक अच्छा योगदान दे रहे हैं।